तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर नंबर 2 की। और हमारे सामने लिखा हुआ है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और एक्सरसाइज 1.1 से इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड सवाल बहुत आते हैं और ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो 4 नंबर के ही होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है और उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आज किए जाएंगे। तो देखिए मैंने नीचे लिख दिया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाता है, कोई भी रिलेशन, जब वो रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। अगर कोई रिलेशन तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ही हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। यानी कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा। मान लो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो फिर आप उसको इक्विवेलेंस नहीं कह सकते। या फिर सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो भी आप उसको इक्विवेलेंस नहीं कह सकते। किसी भी रिलेशन को आप इक्विवेलेंस तभी कह सकते हैं जब उसके अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी। वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए ये एग्जांपल हमारी काफ़ी मदद करेगा। इसमें लिखा हुआ है कि आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन। तो ये जो रिलेशन बना हुआ है ये जितनी भी लाइनें किसी प्लेन में होंगी उसके ऊपर बना हुआ है। रिलेशन जो होता है वो हमेशा किसी न किसी सेट के ऊपर बना हुआ होता है। तो फिलहाल हमारा जो रिलेशन है वो किस सेट के ऊपर बना हुआ है? ऑल द लाइन्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में जो लाइन्स होंगी उनके ऊपर हमारा रिलेशन बना हुआ है। इनमें से कुछ लाइनों को लिया जाएगा जो इस डेफिनेशन को फॉलो करती होंगी। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? L1, L2, L1 इज़ पैरेलल टू L2। L1 जो है वो L2 के क्या होना चाहिए? पैरेलल। तो अब अगर हम इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है। और आप याद करिए कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता था? तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता था जब उस रिलेशन का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता था। तो आप ये सोचिए कि क्या L1, L1, सॉरी मुझे यहाँ पे L1 लिखना था, L1, L1 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। पहली बात तो इसका मतलब क्या होगा? अगर यहाँ भी L1 लिखा है और इधर भी L1 लिखा है तो इसका मतलब ये होगा कि L1 इज़ पैरेलल टू L1। कोई भी लाइन अपने आप के तो पैरेलल होती ही है, तो इसका मतलब L1 जो है वो R से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहते हैं जब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है। तो इस प्लेन की हर लाइन अपने आप के तो पैरेलल होगी ही ना, तो इसलिए L1 R से बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है, इम्प्लाइज दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2। यही तो मतलब होगा। अगर L1, L2 R से बिलोंग कर रहा है यानी कि इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि L1 जो है वो L2 के पैरेलल है। तो क्या हम इसका मतलब ये नहीं लिख सकते कि L2 इज़ पैरेलल टू L1? भाई जब लाइन A B के पैरेलल है तो B को A के पैरेलल नहीं कहा जा सकता क्या? कहा जा सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि L2, L1 भी बिलोंग कर जाएगा किससे? R से। तो देखिए हमारे पास ये था कि L1, L2 बिलोंग टू R और हमने क्या दिखा दिया कि L2, L1 भी बिलोंग टू R है। तो A भी बिलोंग टू R है अगर, और B A बिलोंग टू R है, तो हम अपने रिलेशन को क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन लिख दिया है। अब इसकी ये वाली चीज़ और चेक करनी है। हमने देख लिया कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये अगले पेज पर चेक करते हैं। तो रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है उसके लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L1 बिलोंग्स टू R। इन दोनों चीज़ों के होने की वजह से मुझे यहाँ पे ना L3 लिखना चाहिए था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। तो अगर AB R से बिलोंग कर रहा है और BC R से बिलोंग कर रहा है तो इनकी वजह से AC को भी R से बिलोंग करना चाहिए। पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है। अगर L1, L2 रिलेशन से बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। इम्प्लाइज दैट L1 इज़ पैरेलल टू L2। और उसका मतलब क्या होगा
L2 इज़ पैरेलल टू L3। तो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या फिर L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा? होगा। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि ये लाइन L1 है और ये पैरेलल है किसके? L2 के, और L2 किसके पैरेलल है? L3 के। तो क्या L1 और L3 पैरेलल नहीं होंगे? होंगे। तो हमने ये दिखा दिया कि AB बिलोंग्स टू R था, BC बिलोंग्स टू R था, और उसकी वजह से ये भी बिलोंग टू R हो गया। L1, L3 बिलोंग्स टू R हो गया। तो अगर ये भी हो जाता है उन दोनों की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो चुका है। तो अब ये ध्यान से देखिए ज़रा कि हमने सबसे पहले इस रिलेशन को दिखाया था कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। फिर हमने दिखाया कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 तो L1 के पैरेलल ओब्वियसली हो गई। इसके बाद हमने इसको ट्रांजिटिव दिखाया अभी। अब क्योंकि हमारा रिलेशन तीनों हो चुका है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, इसलिए हम अपने रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो बस ये सीधा सा लॉजिक है कि अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है तो फिर आप उसको 100% एक इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक और एग्जांपल हम करेंगे, और ये पिछले एग्जांपल से थोड़ा सा मिलता जुलता है। लिखा है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन एंड R बी अ रिलेशन ऑन L डिफाइंड एज दिस L1, L2 सच दैट L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। सबसे पहली बात तो ये जो रिलेशन है ये एक सेट L के ऊपर बना हुआ है, और इस सेट L में क्या आ रहा है? ऑल द लाइंस इन अ प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर हर तरह की लाइन इसके अंदर आ जाएगी। मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था। ये सेट L है जिसके अंदर हर तरह की लाइनें मौजूद हैं। ऐसी भी लाइनें होंगी, पैरेलल भी होंगी, परपेंडिकुलर भी होंगी, तरह तरह की लाइनें इसके अंदर मौजूद होंगी। रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है, शो दैट R इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें ये प्रूव करना है या शो करना है कि R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अगर किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस नहीं प्रूव करना, ये और ज़्यादा आसान होता है। अगर वो रिफ्लेक्सिव ना हुआ तो नहीं होगा इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक ना हुआ तो नहीं, मतलब तीनों में से अगर एक भी नहीं होता है, वो कोई सा भी एक नहीं होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस नहीं है। मतलब कि मान लो कि ट्रांजिटिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, तो आप उसको इक्विवेलेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना ज़रूरी है। तो हम इस रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी तीनों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है रिफ्लेक्सिविटी की, तो चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी को चेक करने के लिए क्या होता है कि रिलेशन का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे क्या L1 R से बिलोंग करेगा? L1, L1 क्या R से बिलोंग करेगा? देखिए L1 R से बिलोंग करेगा, तो इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1। मतलब कि क्या एक लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है? एक लाइन अपने आप के पैरेलल तो हो सकती है, लेकिन क्या एक लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि L1 नॉट बिलोंग्स टू R, और रीज़न में लिखेंगे बिकॉज अ लाइन इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है कि L1 जो है वो अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, इसलिए ये R से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखो, अब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए तीनों होना ज़रूरी है। अब पहले ही वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो फिर नहीं हो सकता वो इक्विवेलेंस। लेकिन फिर भी हम इसकी बाकी चीज़ों को भी चेक करके देखेंगे, क्या हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो रिलेशन को सिमेट्रिक होने के लिए अगर L1, L2 R से बिलोंग करता है, तो इम्प्लाइज दैट L2, L1 भी R से बिलोंग करना चाहिए, और ये करेगा। देखो ज़रा समझने की कोशिश करो डायग्राम की मदद से। मान लो कि ये लाइन L1 है जो कि L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है। L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1? भाई जब ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि अगर ये बिलोंग करेगा R से, तो वो तो 100% R से बिलोंग करेगा ही। इसका मतलब हमारा रिलेशन 100% क्या है? सिमेट्रिक है।
ये रिलेशन 100% सिमेट्रिक है। अभी मैं इसको रफ तरीके से आपको समझा रहा हूँ, फेयर नहीं कर रहा हूँ। ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, आप उसमें देख सकते हैं कि फेयर किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी उस लाइन के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब इसकी सिमेट्रिसिटी और चेक कर लेते हैं, सॉरी ट्रांजिटिविटी और चेक कर लेते हैं अगले पेज पर। तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए क्या होगा, हम ऐसा मान लेंगे कि लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। ये तो हम मान लेते हैं, लेकिन वो जो तीसरी चीज़ है L1, L3 वो आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। तो मैं एक फिगर की मदद से आपको ये बता देता हूँ कि इस चीज़ का मतलब है कि L1 जो है वो L2 के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये L2 वाली लाइन को हम और आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं, ये हो गई एक्सटेंड, और एक्सटेंड करने के बाद इसको मैं L3 के ऊपर कर देता हूँ परपेंडिकुलर, L3 यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से, ये हो गई लाइन L3। ठीक है, तो L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है और L2 जो है वो L3 के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 भी L3 के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती। आप साफ इस डायग्राम से देख रहे होंगे, क्या L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो इसका मतलब L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू R। L1, L3 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन इन दोनों की वजह से ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। लेकिन हम डायग्राम में साफ देख रहे हैं कि L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि वो तो उसके पैरेलल है। तो इसका मतलब L1 L3 R से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। अब हमने देखा कि हमारा रिलेशन सबसे पहले रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक था, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं था। तो केवल एक होने की वजह से हम उसको वो नहीं कह सकते इक्विवेलेंस, तीनों होना ज़रूरी होता है इक्विवेलेंस होने के लिए। तो अभी साफ कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इस तरह से हमने ये लिख दिया है कि R जो है वो इक्विवेलेंस नहीं है। तो वैसे तो मैंने सवाल अपना रफ तरीके से किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। आप अगर ऐसा भी करके दिखा देते हैं तो उससे भी टीचर जो हैं चेक करने वाले ये समझ जाएंगे कि वाकई में आप समझदार हैं, आपको सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसका प्रॉपर जो तरीका है वो आपकी बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि प्रॉपरली हम इसको किस तरीके से लिखते हैं। प्रॉपरली में कुछ खास नहीं है, ये लिखो, ये लिखो और ये लिखो। डायग्राम बना दिया तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझिएगा सवाल को, इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर के लिए कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। कोई भी रिलेशन किसी न किसी सेट के ऊपर बना हुआ होता है, तो वो हमारा रिलेशन सेट ए के ऊपर बना हुआ है। ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। तो जो रिलेशन बना हुआ है वो किसी लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें होंगी उनके ऊपर बना हुआ है। जैसे अभी पिछला रिलेशन बना हुआ था प्लेन के अंदर जितनी भी लाइनें खिंची हुई हैं उसके ऊपर, अभी जो रिलेशन बन रहा है वो लाइब्रेरी की जितनी भी किताबें हैं उनके ऊपर बन रहा है। तो लाइब्रेरी में तरह तरह की किताब होंगी, छोटी बड़ी, सेम पेज वाली, डिफरेंट पेज वाली, हर तरह की। गिवन बाय x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये रिलेशन x और y के बीच में है कि जितने पेज x के अंदर होंगे उतने ही पेज y वाली जो बुक है उसके अंदर भी होंगे। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो हमें इस रिलेशन की तीनों चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे, फिर ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। अगर ये तीनों हुआ तो हम कह पाएंगे कि रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको चेक करना। तो देखिए, अगर हम अपने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना चाहते हैं तो x जो है x, उसको r से बिलोंग होना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना ज़रूरी है। अब जब x, r से बिलोंग करेगा तो उसका मतलब क्या होगा, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब एक बुक है, मतलब एक x है, दूसरी बुक भी x ही है, यानी कि वही किताब है, तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस ही तो होंगे।
देखिए आपको यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी, जो किताब यहाँ पे रखी है वही किताब वहाँ पे रखी है, दोनों बुक सेम है। जैसे मान लो कि मैथ्स की एनसीईआरटी एक बच्चे के पास है, ये दूसरे बच्चे के पास है, तो दोनों के पास नई नई किताबें हैं और बिना कुछ नुकसान के, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ़ पेजेस ही तो होंगे। तो पक्के तौर पर हम कह सकते हैं कि XX जो है वो R से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो 100% क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो हमने ये लिख दिया कि फॉर एनी बुक X इन सेट ए था ना, उसके अंदर जितनी भी किताबें हैं, लाइब्रेरी, सेट ए का मतलब है लाइब्रेरी के अंदर की किताबें, तो उसमें जितनी भी किताबें हैं उनमें से एक बुक ली हमने X, और उसके लिए ये चीज़ 100% पॉसिबल होगी कि X एंड X हैव सेम नंबर ऑफ़ पेजेस। एक किताब है, दूसरी भी वही किताब है, तो दोनों में सेम नंबर ऑफ़ पेजेस तो होंगे ही। इम्प्लाइज दैट X, X बिलोंग्स टू R फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, ये लिख देंगे साथ में। देयरफॉर R इज़ एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R को हमने ये तो प्रूव कर दिया कि वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम इस रिलेशन की सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं। सिमेट्रिसिटी के लिए देखिए क्या होगा, रफ पेज पर देख लेते हैं। दो किताबें लेनी पड़ेगी X और Y, तो जितने पेज X के अंदर होंगे उतने ही पेज Y के अंदर होंगे। तो अगर XY बिलोंग करेगा, अगर XY R से बिलोंग करेगा तो YX भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि जो इसका मतलब है वही इसका भी मतलब है। X में मान लो 200 पेज हैं, तो Y में भी कितने होंगे, 200 पेज होंगे। और यहाँ भी तो वही है ना कि Y में 200 पेज हैं, तो X में भी कितने पेज होंगे, 200 पेज होंगे। तो अगर XY R से बिलोंग करता है तो YX भी R से बिलोंग करेगा। तो अगले पेज पर सिमेट्रिसिटी के लिए हमने मान लिया कि X, Y बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइज दैट X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये लिखा कि X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और इम्प्लाइज दैट Y एंड X हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इम्प्लाइज दैट का मतलब इट मीन्स होता है कि अगर X और Y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो इसका मतलब यही तो हुआ कि Y और X में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। इम्प्लाइज दैट Y, X बिलोंग्स टू R। तो अब हम ये कह सकते हैं देन X, Y बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट Y, X बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज़ असिमेट्रिक रिलेशन। इस तरीके से हमने लिख दिया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि रिलेशन कब सिमेट्रिक होगा। XY बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब है कि X और Y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और इसका मतलब होगा कि Y और X में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो इसका मतलब YX R से बिलोंग कर जाएगा। तो XY के R से बिलोंग करने की वजह से YX भी R से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिविटी इसकी चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी को समझ लेते हैं पहले। देखिए ज़रा, अगर X, Y R से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि X और Y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, और Y, Z R से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब Y और Z में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। अब मान लो कि X में 200 पेज हैं, तो Y में भी 200 पेज होंगे, क्योंकि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं R से, दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब Y में 200 पेज हैं तो Z में भी कितने पेज होंगे, 200। तो क्या X और Z के अंदर सेम नंबर ऑफ पेज नहीं है? हैं बिल्कुल। तो इसका मतलब X, Z भी R से बिलोंग कर जाएगा। तो ट्रांजिटिविटी के लिए अगर ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, तो इन दोनों की वजह से ये भी बिलोंग करना चाहिए, और वो कर रहा है। इजीली आप समझ पा रहे होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि X Y के पैरेलल है, Y Z के पैरेलल है, तो X जो है वो Z के पैरेलल होगा ही। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं फेयर करके। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि X, Y बिलोंग टू R है और Y, Z बिलोंग टू R है, तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, तो X, Y बिलोंग टू R का मतलब होगा कि X एंड Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। Y, Z बिलोंग टू R का मतलब होगा Y एंड Z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। और इन दोनों का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मतलब होगा कि X एंड Z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि X, Z जो है वो बिलोंग कर जाएगा किससे, R से। अब इन दोनों की वजह से ये भी R से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब रिलेशन जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमने पूरी कहानी लिख दी कि क्योंकि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, तीनों था, इसीलिए हम इस रिलेशन को क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 4 नंबर का जो सवाल है वो पूरा हो चुका है। एक बार फिर से पूरे सवाल को करते हैं गो थ्रू।
और सारे सवालों का जो तरीका होता है, उनको लिखने का तरीका, वो करीब करीब सेम ही होता है। तो हमें ये रिलेशन दिया गया था x, y, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और प्रूव करना था कि ये रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हमने इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक की। हमें पता चला कि x तो बिलोंग करेगा ही R से, क्योंकि दोनों सेम बुक हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होने ही है। इसके बाद सिमेट्रिसिटी चेक करी कि अगर XY बिलोंग करता है R से तो YX तो बिलोंग करेगा ही R से, क्योंकि जितने पेज X में हैं उतने ही Y में हैं। तो अगर हम इस तरीके से भी लिखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब R सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिविटी आपने अभी अभी देखी है। इन तीनों के बेस पर हमने कहा कि हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस तरीके से एक अच्छा सवाल 4 नंबर का जो था वो हमने पूरा किया, और यही किसी भी सवाल को लिखने का प्रॉपर तरीका होता है। तो वो जो पैरेलल लाइन वाला था या परपेंडिकुलर लाइन वाला था, उन सवालों को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, तो एक और बेहतरीन सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है। इसको समझने के बाद रिलेशन के बारे में हमारी समझ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो फिर बोर्ड के पेपर में आने वाले किसी भी सवाल को आप इजीली कर पाएंगे। तो सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, देखना ये यहाँ पे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये सेट दे रखा है, इसके ऊपर ये रिलेशन बना हुआ है। बहुत बार बता चुका हूँ कि रिलेशन बनता है हमेशा किसी ना किसी सेट के ऊपर, तो इस बार सेट ए के ऊपर ये रिलेशन बना हुआ है। छोटा सा रिलेशन है, a, b सच दैट मोड ऑफ a माइनस b इज़ इवन, इस तरह से लिखा हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, इसके आगे भी बहुत लंबी कहानी बची हुई है। शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब ये इसके जो एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, ये प्रूव करना है। और 1, 3, 5 के जो एलिमेंट हैं वो भी आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होंगे। इसको समझने की कोशिश करिए। ये इसके जो अंदर वाले एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड होंगे, इसके भी आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन इसके एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होंगे। इसको तो हम बड़ी आसानी से यहीं पे समझ सकते हैं। देखो ज़रा, 2 और 4 को अगर तुमने यहाँ पे रख दिया तो 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 आएगा, जो कि प्लस का 2 बन जाएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा। इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड है, ये सारे भी आपस में रिलेटेड हैं। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 बचेगा, जो कि यहाँ पर प्लस का 4 बन जाएगा, और वो भी क्या होगा, इवन होगा। तो साफ दिख रहा है कि आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन जो थ्योरी लिखनी है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम खर्च होता है। तो पहले ये काम कर लेते हैं कि इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी से शुरुआत करते हैं। तो समझिए ज़रा रिफ्लेक्सिविटी को। देखिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए हर एलिमेंट अपने आप से बिलोंग करना चाहिए। अब मान लो कि यहाँ से हमने 1 ले लिया, 1, 1 लिख दिया, तो जब उसमें ये रिलेशन अप्लाई किया जाएगा तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 जो होता है ना, हमेशा एक इवन नंबर होता है, ये बात याद रखना। सब जगह लिखिए, गूगल पे भी लिखिए ये बात कि 0 एक इवन नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा अरे भाई 2 से डिवाइड होता है जो नंबर, वो इवन होता है। तो ये क्या 2 से डिवाइड नहीं होता, 0 होता है। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 एक इवन नंबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप 2, 2 ले लेते हैं, भाई 2 तो ले ही सकते हैं ना आप यहाँ से, तो 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, फिर से 0 बचेगी, जो कि एक इवन नंबर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेट का हर एलिमेंट, इस सेट का हर एलिमेंट अपने आप से क्या है, रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसको थ्योरेटिकली मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो बजाय यहाँ पर उस तरह के एग्जाम्पल देने के, जैसे मैंने आपको अभी अभी दिए थे कि 1 लिख दिया था, 2 लिख दिया था, 2 में से 2 घटा के 0 कर दिया था, ऐसा देने के बजाय आप इस तरह से लिखेंगे कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू ए। x का मतलब यहाँ से बिलोंग करने वाला कोई भी नंबर, उसके लिए मोड के अंदर x माइनस x हमेशा 0 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा। इससे साबित होता है, इम्प्लाइज दैट x, x बिलोंग्स टू r, और x, x r से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब रिलेशन क्या है, 100% रिफ्लेक्सिव है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि r जो है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के बाद अब बारी आती है सिमेट्रिसिटी की। तो अगर रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, समझ लेते हैं। वैसे हमें पता है अच्छी तरह से, देखो कि ए बी अगर आर से बिलोंग करता है ना,
तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कह पाएंगे। तो अपना जो सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। तो इसमें से ऐसे 2 एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसको रिलेशन में लेने से वो इवन नंबर आ जाए। तो हमने एक 1 ले लिया और एक 3 ले लिया। 1 3 बिलोंग टू आर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 - 3 = प्लस का 2, जो कि एक इवन नंबर होगा। तो क्या इसकी वजह से 3, 1 भी आर से बिलोंग करेगा? करेगा, 100% करेगा भाई। 3 - 1 = 2, ये भी एक इवन नंबर आ रहा है। तो अगर 1 3 आर से बिलोंग करेगा तो 3 1 भी आर से बिलोंग करेगा। और भी ले सकते हो, जैसे कि 2 4, 2, 4, तो 2 - 4 जो है वो प्लस का 2 आ गया, जो कि एक इवन है। और फिर 4, 2 है, 4 - 2 = 2 आया, वो भी क्या है कि इवन नंबर है। तो कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो लिख देते हैं इसको थियोरेटिकली यहाँ पर। तो हमने लिखा कि लेट x, y बिलोंग टू आर। 2 नंबर हैं ऐसे जो आर से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि x - y जब निकाला जाएगा तो वो एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, अगर ये आर से बिलोंग करेगा तो इनका जो डिफरेंस है वो इवन आएगा ही। आर का मतलब रिलेशन, अगर ये उस रिलेशन से बिलोंग करता है तो उस रिलेशन की डेफिनेशन को ये फॉलो करेगा। इसका मतलब x - y एक इवन नंबर आएगा। और x - y अगर इवन आएगा तो आप ये जानते होंगे 100% y - x भी क्या होगा? इवन होगा। अभी हमने उन एग्जांपल्स में देखा था। तो अगर y - x इवन है तो इसका मतलब y, x जो है वो भी बिलोंग कर जाएगा किससे? r से। तो इसकी वजह से ये r से बिलोंग कर गया है, तो इसका मतलब रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे सो x, y बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज दैट y, x बिलोंग्स टू r, हैंस r is a symmetric relation। सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत से बच्चे ना इस आर में बड़े कंफ्यूज रहते हैं। किसी को ये आर जो है ना रियल नंबर लगता है। देखिए यहाँ पर आर रियल नंबर नहीं है, यहाँ पे आर जो है रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस रिलेशन की जो ट्रांजिटिविटी है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए पहली बात तो ट्रांजिटिविटी के लिए अगर ए बी बिलोंग टू आर है, ए बी बिलोंग टू आर है एंड बी सी बिलोंग टू आर है, तो इनकी वजह से ए सी बिलोंग टू आर भी होना ज़रूरी है। तो हम चेक कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से। जैसे कि हमारा सेट है 1 2 3 4 और 5 तक के एलिमेंट उसके अंदर हैं, तो हम इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं जिससे हमें इवन नंबर मिल जाएगा। 1 3 1 3 बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि आप समझते हैं कि 1 में से 3 माइनस करेंगे अगर तो हमें माइनस का 2 मिलेगा, और मोड की वजह से देखिए हम ऐसा करेंगे 1 - 3 जो कि प्लस का 2 मिलेगा, तो यहाँ से हमें एक इवन नंबर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम 3 के साथ में 5 को ले लेते हैं तो वहाँ से भी इवन नंबर हमें मिल जाएगा। तो 1 3 बिलोंग टू आर है, 3 5 बिलोंग टू आर है, तो 1 5 भी बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि 1 - 5 क्या होगा? 1 - 5 4 होगा, जो कि एक इवन नंबर है। इसे अदर एग्जांपल्स के साथ भी देखा जा सकता है। तो इससे साबित होता है कि जो दिया गया रिलेशन है वो पूरी तरह से क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है और ए सी बिलोंग टू आर भी है। तो लिख देते हैं उन चीज़ों को। तो ट्रांजिटिविटी के लिए सबसे पहले हमने ऐसे लिख दिया है कि लेट x, y बिलोंग्स टू आर एंड y, x बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या होगा? इम्प्लाइज दैट mod x - y इज़ इवन। इसका मतलब ये होगा। और उसका मतलब क्या होगा? mod y - x इज़ इवन। तो अगर ये इवन है और ये इवन है तो इन दोनों की वजह से 100%, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक ऊपर से चल रही है, इस जगह पर z आना चाहिए था। ठीक है, x y y z, x y y z, यहाँ पर भी z आएगा। तो अगर x - y इवन है, mod y - z भी इवन है, तो इसकी वजह से mod x - z भी क्या होगा? इवन होगा। इसको हमने अभी अभी एक एग्जांपल में समझा था और एक बार फिर से समझते हैं। देखिए ज़रा कि अगर 1 5 बिलोंग टू आर होगा तो इसका मतलब क्या है? 1 - 5 = 4, जो कि एक इवन नंबर है। और 5 के साथ में किसको लेते हैं? 5 के साथ में 3 को ले लेते हैं। 5 3 बिलोंग टू आर, क्योंकि 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है।
अब 1 और 3 को लेते हैं, 1,3 भी बिलोंग टू आर हो जाएगा, क्योंकि 1 - 3 जो है वो 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो अगर ये दोनों की वजह से ये बन रहा है तो ये भी 100% बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, z बिलोंग्स टू आर होगा। तो ये दोनों बिलोंग्स टू आर हैं, तो इनकी वजह से ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया। तो कहा जा सकता है कि रिलेशन जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है कि xy बिलोंग्स टू आर था, yz बिलोंग्स टू आर था, तो उसकी वजह से xz बिलोंग्स टू आर भी हो गया। तो इसका मतलब हमारा रिलेशन एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब हमने दिखा दिया कि हमारा रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसा रिलेशन जो तीनों होता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जा सकता है। तो इस तरह से रिलेशन इक्विवेलेंस प्रूव हो गया, लेकिन वो बचा हुआ हिस्सा बाकी है इस सवाल का, उसको देखते हैं क्या है। उस बचे हुए पार्ट में हमें ये दिखाना है कि 2,4 आपस में रिलेटेड हैं, 1, 3, 5 भी आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। तो दिख तो रहा ही है, देखो 2 में से 4 को माइनस करोगे तो 2 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है। 4 में से 2 को माइनस करोगे तो भी 2 मिलेगा, जो कि एक इवन नंबर है। इन सब को भी आपस में माइनस करेंगे तो भी इवन नंबर मिलेंगे। जैसे कि 1 में से 3 गया तो 2 बचा इवन, 3 में से 5 गया तो 2 बचा इवन। तो ये सब आपस में रिलेटेड हैं और ये सब भी आपस में रिलेटेड हैं, लेकिन इस सेट का कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करेंगे ऑड आएगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे ऑड आएगा, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी ऑड आएगा। तो साफ दिखाई देता है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन अंदर ही आपस में रिलेटेड है। तो इस चीज़ को हमें खाली लिख के दिखाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया है कि वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ एनी 2 ऑड और इवन नंबर इज़ इवन। हमेशा जब भी 2 ऑड नंबर का डिफरेंस निकाला जाता है, देखिए इसके अंदर सारे के सारे ऑड नंबर हैं, जब इनका आपस में डिफरेंस निकाला जाएगा तो वो हमेशा इवन आएगा, और 2 इवन नंबर का भी आपस में डिफरेंस हमेशा इवन आता है। तो इसको हमने अभी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि 1, 3 और 5, इसके कोई भी एलिमेंट हम आपस में लेते हैं तो 1 - 3 क्या आएगा, 1 - 3 जो है वो 2 आएगा प्लस का, जो कि एक इवन नंबर है। और 1 का 5 के साथ या 3 का 5 के साथ किसी को भी लेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। तो 2 ऑड नंबर का डिफरेंस भी इवन आता है और 2 इवन नंबर का डिफरेंस भी हमेशा इवन आता है। इसके बेस पर ये कहा जा सकता है कि इस सेट के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं और उस वाले सेट के भी सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। तो बाकी जो बचा हुआ था उसके लिए भी मैंने लिख दिया यहाँ पे कि वी ऑल्सो नो दैट द डिफरेंस ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर एंड एन ऑड नेचुरल नंबर इज़ ऑड नेचुरल नंबर। मतलब कि अगर आप एक इवन नंबर लेते हैं और एक ऑड नंबर लेते हैं और उनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमेशा ऑड ही आता है। दोबारा से देख लीजिए, अगर 1 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और मोड लगाने की वजह से माइनस का हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ऑड नंबर हमें मिला, तो यानी कि इधर का कोई भी नंबर लेंगे और उसका उधर के किसी भी नंबर के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। जबकि रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। एंड में हमने ये सब चीज़ें लिख दी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा जो सवाल है ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तो हमने उस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव किया था, और उसके बाद ये भी बताया कि इन सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में तो रिलेटेड हैं, लेकिन ये सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। उम्मीद है कि पूरा सवाल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह के सवाल 4 नंबर में आते हैं और इसी तरीके से आपको चीज़ों को बताना होता है। तो आज बस इतना ही करेंगे, काफ़ी लेंथी हो चुका है। बाकी बचे हुए सवाल अगले लेक्चर में किए जाएंगे। तब तक आप खुद से भी कुछ सवालों को करके देख लीजिएगा। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।